हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम जेडीबीसी के जो कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। आज देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से जेडीबीसी के जो स्टेप्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज है, जो जेडीबीसी में एपीआईज दी गई हैं, उनका यूज करके जावा के एप्लीकेशंस को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं और उस डेटाबेस के अंदर अपने जावा के एप्लीकेशन के थ्रू CRUD ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का एक और मकसद है, क्योंकि आप लोग जो भी लोग रेगुलर बैच लाइव ले रहे थे, आज की क्लास प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगी ड्यू टू सम रीजंस। सो आप लोग इस वीडियो को एक्सेस कर लेना और इजीली प्रैक्टिस करना। कोई दिक्कत हो तो आप चैट जीपीटी कर सकते हो, इवन आप मुझे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो नोट्स है ये जेडीबीसी का, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, या आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या आप रिवाइज करना चाहते हो कम से कम समय में, तो मैंने इसके अंदर उन सारी चीज़ों को रखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट होते हैं एक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सारा कुछ मैंने इसके अंदर मेंशन किया है जो भी इंपॉर्टेंट है गाइस। बहुत ही कम से कम पेजेस के अंदर, कम से कम स्लाइड्स के अंदर मैंने ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को रखना। तो जिन भी बच्चों को मैंने पढ़ाया वो लोग को तो समझ में आ रहा होगा सारी कुछ चीज़ें। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हमारी प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हो। एंड नोट्स को एक बार गो थ्रू करना। नोट्स जिनके पास नहीं है आप लिंक्डइन से जाके ले सकते हो। तो चलो ये सब कुछ चीज़ें तो डिस्कस होती रहेंगी। आज हम देखेंगे जेडीबीसी के अंदर कोर इंटरफेस क्या होती है, वो हमने देख लिया है एक्चुअली। जेडीबीसी एपीआई के अंदर कितने सारे इंटरफेसेस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होता है ड्राइवर मैनेजर जो कि क्लास है, बाकी इंटरफेसेस होते हैं। कब किसका यूज करना है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। आज हम बस प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे। तो जेडीबीसी का जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली चार छह अलग अलग स्टेप्स से मिलकर बना होता है, और सारे के सारे जो स्टेप्स होते हैं ये इनका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर है, ये फिक्स है, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो टोटली अगर ऐसे बात किया जाए कि जेडीबीसी का जो प्रोसेस है वो टोटल 6 स्टेप से मिलकर बना होता है, और इन 6 स्टेप को हमें परफॉर्म करना होता है। फर्स्ट में हमने बहुत अच्छे से इसको स्टोरी से भी मैप किया था। फर्स्ट में हमें क्या करना होता है, ड्राइवर को लोड करना होता है। ये कैसे करते हो, क्लास डॉट फॉर नेम, ड्राइवर क्लास का नेम। एंड हाँ, ये जेडीबीसी 4 के बाद रिकमेंडेड नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके क्लास पाथ लोकेशन में, यानी आपके प्रोजेक्ट के क्लास पाथ लोकेशन में अगर जेडीबीसी की जो इम्प्लीमेंटेड क्लास थी, यानी जो डॉट जार फाइल थी, अगर वो मौजूद है, तो आपका जो कंपाइलर है, आपका जो जेवीएम है, वो क्या करता है बेसिकली डायरेक्टली आपके क्लास पाथ से ही ड्राइवर क्लास को लेता है और लोड कर लेता है। जेडीबीसी 4 के बाद से ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है, मतलब जावा के 6 वर्जन के बाद से, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में क्या करना था, कनेक्शन स्टेब्लिश करना था। कैसे करोगे, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, उसके बाद यूआरएल दोगे। यूआरएल का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अपने डेटाबेस का जो लोकेशन होता है, जो एड्रेस होता है, कहाँ तक हमारा कनेक्शन जाएगा, रोड बनना है वो, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद स्टेटमेंट क्रिएट करना होता था, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। हालांकि इसको आप 3 तरीके के स्टेटमेंट क्रिएट करते थे, हमने डिस्कस किया था, बट ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट के लिए। अगर आपको करना होता था प्रिपेयर स्टेटमेंट, तो क्या करते थे, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, उससे आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मिलता था, ठीक है। अगर आप करते थे कि कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल, उससे आपको कॉलेबल स्टेटमेंट मिलता था। ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है एक तरीके के व्हीकल होते हैं जो हमारे क्वेरी को, यानी एसक्यूएल की क्वेरी को या रिक्वायरमेंट को कैरी करते हैं डेटाबेस तक ले जाने में, और डेटाबेस से जो रिजल्ट मिलता है उसको कैरी करते हैं अपने जावा के एप्लीकेशन में लाने के लिए, ठीक है। एक तरीके की व्हीकल होती हैं, लोडर होती हैं, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या है कि हमें अब क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। किसको, अपने स्टेटमेंट को। अब अगर CRUD ऑपरेशन के अंदर मान लो अगर आपकी एसक्यूएल की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो आपकी सेलेक्ट टाइप की है, मतलब आप सर्च करो डेटाबेस से कुछ डेटा निकालना चाह रहे हो, तो आप कौन सी मेथड को यूज करोगे, एग्जीक्यूट क्वेरी। इसके अलावा अगर आप इंसर्ट कर रहे हो डेटा को, आप डिलीट कर रहे हो, आप अपडेट कर रहे हो, तो एग्जीक्यूट अपडेट यूज करोगे, और ये कहाँ पे होगा, स्टेटमेंट के अंदर होगा गैस, ठीक है। अब उसके बाद मान लो कि आपने जो क्वेरी दिया वो सेलेक्ट टाइप का था, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट एक तरीके का इंटरफेस था जो कि हमने अभी डिस्कस किया, ऊपर ऑलरेडी डिस्कस हुआ है बहुत अच्छे से। आज बस प्रैक्टिकल अप्रोच देखना है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम आगे पीछे नहीं जाने वाले, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट सेट मिलेगा। रिजल्ट सेट मतलब एक तरीके का एक ऐसा कलेक्शन कर लो जिसके अंदर बहुत सारी डेटा होती हैं, जो डेटाबेस से क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा डेटाबेस का जो एग्जीक्यूटर इंजन होता है वो हमारे डेटा को देता है किसके अंदर, रिजल्ट सेट के अंदर। तो रिजल्ट सेट के अंदर बहुत सारी हमारी डेटा होती हैं, जो रिजल्ट होती हैं किसकी, हमारे क्वेरी की।
हमारी क्वेरी जो हम जावा के साइड से भेजते हैं डेटाबेस में, जैसे हमने बहुत सारे डेटा को किसी टेबल से निकाला। अब वो जो बहुत सारे डेटा जो निकाले गए हैं, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमारे स्टूडेंट टेबल में डेटाबेस के अंदर बहुत सारे डेटा होंगे। अब वो सारे के सारे डेटा कहाँ रख दिए जाएंगे? रिजल्ट शीट के अंदर। किसके द्वारा? आपके डेटाबेस के जो इंजन एग्जीक्यूटर है उसके द्वारा। अब ये आपका रिजल्ट सेट जो है ये आपके जावा के एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट था यही रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए? क्वेरी को यानी रिक्वायरमेंट को जावा के साइड से डेटाबेस तक ले जाने के लिए, और डेटाबेस से जो रिजल्ट सेट मिल रहा है, जो डेटा मिल रहा है, उसको वापस जावा तक लेके आने के लिए, जावा के एप्लीकेशन तक लेके आने के लिए। तो चलो आ गया। अब आप क्या करते हो? इस रिजल्ट सेट से वन बाय वन ऑब्जेक्ट को क्या करते थे? प्रोसेस करते थे, निकालते थे, है ना, उसको आइट्रेट करते थे। तो वाइल लूप लगा लेते हैं। जिन बच्चों ने वाइल लूप नहीं पढ़ा या किसी भी टाइप का लूप नहीं पढ़ा, उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो, बता दिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा, बड़ा सिंपल है। वाइल लूप एक तरीके की कंडीशनल आप कह सकते हो लूप होता है एक तरीके का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी टास्क को अगर बार बार परफॉर्म करना है तो हम लूप के अंदर रख देते हैं, ठीक है। और वाइल के अंदर क्या होता है? पैरेंथेसिस। वाइल के अंदर क्या करते हैं? हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट देते हैं जिसकी वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स होनी चाहिए। अगर वैल्यू यहाँ पे ट्रू है तो इससे जो एसोसिएटेड इसका बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे जो वाइल के अंदर की जो वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है, स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स है, तो ये अब इसके करस्पॉन्डिंग में जो वाइल की बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल फ्लो यहाँ नहीं एंट्री मारेगा। तो हमने क्या किया? सबसे पहले वाइल, उसके बाद आरएस मतलब रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट। तो होता है क्या है, मान लेते हैं रिजल्ट सेट, उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? डेटा होंगे। तो ये जो नेक्स्ट है बेसिकली ऐसे समझो कि एक तरीके की कर्सर होती है, एक तरीके की पॉइंटर होती है। वो क्या करता है? हमारे जो फर्स्ट रो होता है उससे पहले वाले पे जाके इंडिकेट करता है ना, रिफर करता है। तो जैसे ही आपने बोला आर एस डॉट नेक्स्ट, तो आपका जो पॉइंटर था, आपका जो कर्सर था, वो क्या करेगा? चेक करेगा क्या क्या नेक्स्ट लाइन में कोई डेटा है। अगर है तो देगा रिटर्न में ट्रू, और ट्रू देने के बाद क्या करेगा? वो अपनी पोजीशन को नेक्स्ट वाले रो में क्या कर देगा? मूव कर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रू मिला तो आपकी करस्पॉन्डिंग बॉडी भी यहाँ एग्जीक्यूट होगी। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंटर था वो अपनी जो पोजीशन थी उसको भी नेक्स्ट वाले रो में मूव कर लिया, तो नेक्स्ट रो में आ गया। तो नेक्स्ट रो में आपने क्या बोला? रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट। तो अब आपने क्या बोला? भाई ठीक है, नेक्स्ट वाले रो पे आ गए हो, वहां से ना गेट इंट, मुझे इंट की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, लेकिन किसकी? वहां पे आप फील्ड का नाम दे, जैसे स्टूडेंट होता है सॉरी गाइस, जैसे स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के पास इसके आई एम सॉरी, हाँ, एक्चुअली जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पास आईडी होगा, ठीक है। आईडी की वैल्यू किस टाइप की होगी? डेटा टाइप क्या होगा? इंट होगा। अगर तो आपने क्या बोला? आर एस डॉट गेट इंट। तो ये गेट इंट है, इंट की वैल्यू निकाल रहे हो, लेकिन कहाँ से? आप फील्ड का नाम बता रहे हो, किसका? आईडी का। गाइस ये जब लाइव क्लास हो रहा था तो बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया था। एंड हाँ, मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं बहुत अच्छे से इन सब चीज को ग्राफिकल वे में समझा पाऊँ, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, अभी बस मैं ऐसे ही समझ लो यार, बस उन लोगों के लिए है जिनका प्रोजेक्ट बन चुका था और डेटाबेस की वजह से अटका हुआ था, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाएंगे, एक वीडियो लाएंगे, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएंगे, आपके माइंड में पूरा का पूरा मैप कर जाएगा। बड़ा सिंपल होता है। अभी मुझे जल्दी से इसको कंप्लीट करना है, इस वजह से इसको जल्दी से कर रहे हैं, ठीक है। इट्स ओके, मुझे उम्मीद आप समझ रहे होगे। सबसे लास्ट वाली स्टेप क्या होती है? आपको क्लोज करना है जितने भी रिसोर्स को आपने यूज किया। जैसे आपने क्या रिजल्ट सेट को यूज किया सबसे लास्ट में, तो जो सबसे लास्ट में आपने यूज किया उसको सबसे पहले आप क्लोज करोगे। यहाँ लिखा भी हुआ है ऑलवेज क्लोज रिसोर्स इन रिवर्स ऑर्डर। जैसे रिजल्ट सेट सबसे लास्ट में यूज किया गया, एक तरीके की रिसोर्स थी, उसको आपने सबसे पहले क्लोज किया, उसके बाद आपने स्टेटमेंट यूज किया था, उसके बाद आपने कनेक्शन यूज किया था, ठीक है। चलो ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझाया गया है, यूज कर सकते हो। चलो ठीक है यार, नोट्स के अंदर तो सारा कुछ ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। अब गाइस जेडीबीसी का यूज करके आप किसी भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से अपने जावा के एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हो। अब करना कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है वो देख लो जरा। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए अगर आप जेडीबीसी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो? सबसे पहले तो जेडीके चाहिए, जहाँ पे जावा का एप्लीकेशन वगैरह आप डेवलप करोगे, वो चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए बॉस? उसके बाद आपको चाहिए क्या? डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो तो ज़रूरत होगा ना। डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होगा नहीं तो डेटा रखोगे कहाँ? तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई भी आप रख सकते हो, जो डेटा को रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रो और कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोर करता है, उसी को बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब उसमें बहुत सारे लोग हैं, ऑरेकल है, माइस्क्ल है, पोस्टग्रेस है, बहुत सारे लोग हैं। आप किसी को भी एक को यूज कर लो,
तो इन सब के अंदर जो क्वेरी चलती है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए या किसी भी तरीके की CRUD ऑपरेशन करने के लिए, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, CRUD ऑपरेशन के लिए एसक्यूएल की एक लैंग्वेज चलती है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल की लैंग्वेज जो है वो सारे के सारे आरडीबीएमएस के लिए सेम होते हैं, बशर्ते जो अलग अलग डेटाबेस है, आ जाओ, बशर्ते जो अलग अलग डेटाबेस है उनके लिए कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, उनके अलग अलग कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, बस एसक्यूएल की क्वेरी बिल्कुल सेम होती है गाइस। तो अगर आप माइस्क्ल यूज कर रहे हो तो उसके अंदर का जो तरीका है बेसिकली, मान लो एक माइस्क्ल आप डेटाबेस यूज करो, तो माइस्क्ल के डेटाबेस का मतलब आपके सिस्टम के अंदर की मेमोरी का एक हिस्सा पर जाएगा, आपका माइस्क्ल का डेटाबेस सॉफ्टवेयर वो ऑक्यूपाइड कर लेगा। अब माइस्क्ल का जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है आपके मेमोरी के अंदर एक बड़ा सा एरिया, जो भी एरिया उसको मिला वो उसने ले लिया। अब उस माइस्क्ल के डेटाबेस के अंदर भी छोटे छोटे अलग अलग मेमोरी के ब्लॉकेज बनाएंगे, बॉक्सेस बनेंगे। उसी बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं गाइस, उसको बोलते हैं डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस एक आपके डेटाबेस के अंदर, यानी एक माइस्क्ल डेटाबेस के अंदर मल्टीपल डेटाबेस आप बना सकते हो, मल्टीपल डेटाबेसेस आप बना सकते हो, ऐसे कर लो। जो क्या होंगे आपके डेटाबेस के अंदर छोटे छोटे मेमोरी के ब्लॉकेज होंगे, बॉक्सेस होंगे, एरिया होंगे, ठीक है। ऐसा ही काम होता है आपके ओरेकल के अंदर। अगर आप ओरेकल डेटाबेस यूज करो तो उसके अंदर स्कीमा बेस काम करते हैं, वहां पे डेटाबेसेस मल्टीपल नहीं होते, मल्टीपल यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल यूजर्स होते हैं, खैर ठीक है, मल्टीपल यूजर्स वहां बनाते हो और माइस्क्ल में आप मल्टीपल डेटाबेसेस बनाते हो। उसके बाद क्या करते हो, बनाने के बाद आप यूज करते हो किसको, डेटाबेस को, और ओरेकल में क्या यूज करते हो, अपने यूजर और पासवर्ड को यूज करके आप बना लेते हो, स्कीमा को यूज करते हो। सो गाइस थोड़ी बहुत चीजें, टर्मिनोलॉजी बस थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भी बेसिक लेवल पे अलग अलग डेटाबेस आप यूज कर रहे हो, तो बाकी एसक्यूएल की क्वेरी बिल्कुल सेम है। तो किसी एक के साथ प्रैक्टिस करो, किसी पे भी आप काम कर लोगे, ये मेरे साइड से गारंटी है। ओके, तो क्या क्या स्टेप थे, सबसे पहले आपको जेडीबीसी एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको जेडीके चाहिए था, एंड उसके बाद क्या चाहिए था आपको, डेटाबेस चाहिए था, डेटाबेस सॉफ्टवेयर चाहिए थी, जैसे आपका माइस्क्ल हो गया, ओरेकल हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, या कोई भी हो गया, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या होगा, आपको पता है जेडीबीसी एपीआई कहाँ है, जेडीके के अंदर है, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज के अंदर है। तो वहां पे इंटरफेसेस लिखे गए हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस लिखे गई हैं, कुछ क्लासेस हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन किसने किया, अलग अलग डेटाबेस वेंडर कंपनियों ने, अलग अलग डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनियों ने, या अलग अलग डेटाबेस वेंडर ने। अब जिस भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर का आप यूज करना चाह रहे हो, उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा इंप्लीमेंट की हुई जेडीबीसी एपीआई की जो डॉट जार फाइल है, डॉट जार फाइल का मतलब अलग अलग डेटाबेस कंपनी वालों ने क्या किया होगा, जेडीबीसी एपीआई जो भी दी गई हैं उन सबको इंप्लीमेंट किया होगा, है ना। डॉट जावा फाइल होगी, उसको कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल बनी होगी। तो जेडीबीसी एपीआई के अंदर जितने भी इंटरफेसेस हैं या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, इन सब को इंप्लीमेंट करने के बाद जो डॉट जावा फाइल बनी, उसको जब कंपाइल किया गया, डॉट क्लास फाइल बनी, उसको किसी एक फोल्डर के अंदर रख दिया गया, उसी को हम जार फाइल बोलते हैं। और उसी को वो लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे लाइव कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। अब जिस भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर को आपको यूज करना, उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर की जार फाइल आपको चाहिए, इंप्लीमेंटेड जार फाइल चाहिए, ड्राइवर क्लास चाहिए, ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर माइस्क्ल यूज कर रहे हो तो आपको माइस्क्ल के कनेक्टर जार फाइल चाहिए होती है, ओरेकल यूज कर रहे हो तो वहां पे भी आपको ड्राइवर क्लास चाहिए होती है, उसके अंदर इंप्लीमेंट किए हुए सारे के सारे डॉट क्लास फाइल होती हैं। तो अब दो तीन चीजें हो गई, उसके बाद एक आईडीई चाहिए। आईडीई का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आप कोड को लिखने के लिए जो भी कुछ यूज करना चाहो कर सकते हो गैस। तो चलो एक काम करते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूँ कि आप खुद से कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सको। आज का टाइम बहुत ही अच्छा है, आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो गैस, कोई दिक्कत नहीं है, यूज करना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका सही रहे। बाकी बॉयलर प्लेट जो है उसको आप कर दो रिमूव, कोई दिक्कत नहीं, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। देखो आप ही के लिए मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, हे आई इंस्टॉल्ड Oracle DBMS, नाउ आई वांट टू create JDBC application using Oracle DBMS, give me required step and database side and Java side also, ठीक है, बड़ा सिंपल सा मैंने लिखा। उसने बोला ठीक है बॉस करते हैं। तो उसने बोला कि यार अगर आपने Oracle का डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपने अगर इंस्टॉल किया हुआ तो मेक श्योर करो कि उसकी जो सर्विसेज है, जैसे Oracle सर्विसेज, ORCL, आप क्या करो, विंडो प्रेस करो, सर्विस पे जाओ और देखो वहां पे जो सर्विसेज हैं उसको आप स्टार्ट कर लो। ओरेकल में यही बस होता है, बाकी माइस्क्ल में तो डायरेक्टली स्टार्ट करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट मिल जाते हैं, आपकी .exe फाइल मिल जाती है, वहां से स्टार्ट हो जाता है, सीएमडी से कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, बट ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है गाइस। तो आप सर्विसेज को देखो कौन सा जो ओरेकल का है, सर्विसेज में जाओ, उसको स्टार्ट कर दो, राइट क्लिक करो, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, आपको पता है मैंने बताया था डेटाबेस से डायरेक्टली हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, बीच में कोई ब्रिज चाहिए होता है, मीडिएटर चाहिए होता है। अगर आप ओरेकल की बात करो तो रन एसक्यूएल सर्वर करके या एसक्यूएल कमांड लाइन मिल जाता है, ठीक है।
ऐसा कुछ मिल जाता है, या एसक्यूएल प्लस मिल जाता है कमांड लाइन, ये रिकमेंडेड भी होता है, ठीक है। ये आप सीएमडी से भी कर सकते हो, जैसे भी चाहो कर सकते हो, बहुत सारे वे होते हैं। अब वहां जाने के बाद क्या करना होता है, स्कीमा बनाना होता है। यानी एक हमारा ओरेकल का डेटाबेस है, बड़ा सा मेमोरी का एरिया है, उसके अंदर छोटे छोटे स्कीमा है गए, छोटे छोटे मेमोरी के एरिया हैं। अब उसके अंदर अलग अलग चीजें हमको रखेंगे। तो स्कीमा बनता है कैसे, क्रिएट यूजर, यूजर नेम, एंड उसके बाद आइडेंटिफाइड बाई, एंड उसके बाद पासवर्ड। तो गाइस यहाँ पे बस दो चीजें आपकी हैं, एक तो यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड। बाकी सारे के सारे क्या हैं, रिजर्व्ड वर्ड। जैसे हम बता रहे थे जावा के अंदर भी रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। क्रिएट है, यूजर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो जरा, आपके डेटाबेस के लिए क्वेरी की जो होती है लैंग्वेज एसक्यूएल, तो एसक्यूएल जो होता है केस सेंसिटिव नहीं होता। आप लोअर केस में लिखो, अपर केस में लिखो, फर्क नहीं पड़ता। बट रिकमेंडेड क्या होता है एसक्यूएल के कोडिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके पहले से रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उसको आप पूरा का पूरा अपर केस में लिख लो, और आपके जो आइडेंटिफायर्स हैं, जो आप अपने आइडेंटिफायर्स यूज कर रहे हो, आपके अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको आप लोअर केस में कर लो। तो इससे कोड को पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। या इसका अपोजिट भी आप यूज कर सकते हो, जो आपके रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उसको आप लोअर केस में कर लो, और आपके जो आइडेंटिफायर्स हैं उसको आप अपर केस में कर लो। डिफ्रेंशिएट करना बड़ा आसान हो जाएगा, चीजें अच्छी हो जाती हैं। उसके बाद क्या करना है, स्कीमा बन गया, अब उसको परमिशन देना होता है। कैसे, ग्रांट कनेक्ट, ग्रांट भी कर रहे हो, परमिशन भी दे रहे हो, कनेक्ट भी कर रहे हो, किसको, रिसोर्स को। रिसोर्स किसको ग्रांट कर रहे हो, टू, अब अपने यूजर का नाम दे दो बस। उसके बाद क्या करना है, अपने उस स्कीमा को, यानी अपने उस स्कीमा को यूज करने जा रहे हो, कैसे करोगे, कनेक्ट, उसके बाद यूजर नेम, उसके बाद स्लैश पासवर्ड। आप सीधे लिख सकते थे कौन, कौन लिखने के बाद आप जैसे कौन लिख के पेस्ट करते, आपको यूजर नेम पूछता आप देते, आपको पासवर्ड पूछता आप देते, या एक लाइन में सिंपल से लिखो ना, कौन स्पेस उसके बाद यूजर नेम स्लैश पासवर्ड, हो गया। अब गाइस आप अपने स्कीमा से कनेक्ट हो चुके हो। अगर यही आप माइसिक्वल में यूज करते तो पता है क्या होता, बड़ा सिंपल सा होता। माइसिक्वल अगर आप यूज करते तो क्या होता, देख लो जरा। माइसिक्वल यूज करने पे क्या होता, आपको बेसिकली रन एसक्यूएल कमांड लाइन मिल जाती, और अगर वो नहीं मिल रही है, नहीं उससे करना चाह रहे हो, तो अपने सीएमडी से कर सकते थे। सीएमडी पे जाना था, लिखना था माइसिक्वल हाइफन यू, उसके बाद हाइफन, उसके बाद यूजर का नेम, उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड मतलब हाइफन पी। अब ये क्या है, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताया है, प्रैक्टिस भी कराया है पहले से, तो आप कर सकते हो, अभी मैं आपके सामने भी करूंगा, ठीक है। तो वो से आप कनेक्ट कर लोगे। कनेक्ट करने के बाद ये आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे स्कीमा यूज किया जाता है, स्कीमा क्रिएट किया जाता है डेटाबेस के अंदर, बहुत सारे छोटे छोटे डेटाबेसेस या छोटे छोटे मेमोरी एरिया। वैसे माइसिक्वल के अंदर हम क्या करते हैं, वहाँ पे डेटाबेसेस यूज करते हैं, यहाँ स्कीमा बेस्ड चलता है, वहाँ डेटाबेसेस बेस्ड चलता है। तो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर तो है, उसके अंदर छोटे छोटे डेटाबेसेस बना रहे हैं हम, ठीक है, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, बस। उसके बाद क्या होगा, एक अलग स्कीमा या एक अलग डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। अब उसको यूज करना होगा तो हमें क्या करना होगा भाई, हमें वहाँ परमिशन परमिशन देने की अलग से जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली यूज करना है। कैसे, यहाँ कनेक्ट किया गया, हमें सिंपल क्या लिखना है, यूज डेटाबेस का नेम, बस। उसके बाद हम इस स्टेप पे आ जाएंगे। तो माइस्क्ल में बहुत ज्यादा कम स्टेप है, तो आसानी से चीजें हो जाती हैं, हालांकि इसमें भी बहुत ज्यादा स्टेप नहीं है। इसके बाद सेम चलने वाली है। उसके बाद क्या करना है, आपको टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद उसकी जो भी फील्ड्स है, कॉलम नेम, आईडी हो गया, है ना, ये आपका वेरिएबल्स हो गया। इसके बाद आपका ये डेटा टाइप है। अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हो तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए नंबर यूज करते हैं, अगर आप माइस्क्ल यूज कर रहे हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं गाइस, इंट यूज करते हैं। ये कंस्टेंट्स है, जैसे हम यूज करते थे ना, कोई वेरिएबल होती थी तो उसके ऊपर कंस्टेंट्स देते थे कि वो फाइनल है, पब्लिक है, प्राइवेट है। वैसे ये आपका क्या है, एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है, एक तरीके का कंस्टेंट्स है, किसके ऊपर, आपके इस वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। जो आईडी है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा आप रिस्ट्रिक्शंस दे रहे हो कि भाई ये क्या है, प्राइमरी की है। किसी भी टेबल के अंदर एक फील्ड आपकी प्राइमरी की हो सकती है, और जो भी फील्ड प्राइमरी की है उस फील्ड की डुप्लीकेट वैल्यू उस टेबल के अंदर नहीं हो सकती। इस प्राइमरी की का मतलब यही है, ठीक है। उसके बाद नेम है, varchar2 है, ईमेल है। एक काम करता हूँ, मैं इसको फॉलो करता चलता हूँ, और अपने प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्योंकि मेरे में अभी माइस्क्ल है गाइस, ओरेकल नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी प्रॉम्प्ट को फिर से देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, कौन सा, माइस्क्ल, माई एसक्यूएल। ऐसा नहीं है, आपको भी पूरा ऐसे ही कर लेना, नहीं यार मेरे पास टाइम कम है, मुझे समझाना है, इसलिए मैं एक एक चीज़ों को लिख के बताऊँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको चैट जीपीटी को भी यूज करना सिखा रहा हूँ। जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। इंस्टॉल करना था, ठीक है, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। डेटाबेस को कैसे इंस्टॉल करना है,
जो इम्प्लीमेंटेड जार फाइल है कैसे उसको अवेलेबल कराना है, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, फिर भी एक बार हम देखेंगे। आपको क्या करना था, माईएसक्यूएल को इंस्टॉल करना था, वर्क बेंच था आपके लिए जीयूआई के लिए, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कमांड लाइन यूज करो, आप सीएमडी यूज कर लो, ठीक है, वो भी मिल जाता है माईएसक्यूएल कमांड लाइन। अगर उसको भी नहीं यूज करना चाहो तो अपनी सिंपल सी जो आपके सिस्टम की कमांड लाइन होती है सीएमडी, उसको आप यूज कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हो। बट उसके बाद क्या जाना है, देखो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, ठीक है, काम करते हैं आपके सामने करना चालू करते हैं। हम सीएमडी ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली, और इसी को हम कनेक्ट कर लेते हैं किससे, अपने माईएसक्यूएल से। अभी हम कहाँ पे हैं, सी यूजर विष्णु फोल्डर के अंदर है। हमें क्या करना है, माईएसक्यूएल के पास जाना, माईएसक्यूएल -u मतलब यूजर नेम। गाइस बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है, रूट होता है माईएसक्यूएल का, हाला उसके बाद फिर -p मतलब पासवर्ड। अब पासवर्ड वैसे मैंने रूट दिया था बाय डिफॉल्ट, आप भी रूट ही रखिएगा, वैसे भूल जाता है आप, जो भी इंस्टॉलेशन के टाइम पे पासवर्ड आपने दिया वही चाहिए होगा, रूट आपने दिया, ओके। अभी देखो माईएसक्यूएल से कनेक्ट हो गया और हम माईएसक्यूएल के अंदर आ गए, माईएसक्यूएल के होम फोल्डर के अंदर आ गए, होम पेज के अंदर आ गए, बेसिकली देखो होम फोल्डर के अंदर आ गए, माईएसक्यूएल के अंदर आ गए। अब हमें क्या करना था, देखते जाओ करते जाओ, क्या करना था, डेटाबेस क्रिएट करना था ना, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम चलो एज इट इज हम यही रखते हैं, ठीक है। और इसकी थोड़ी स्क्रीन की साइज को थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, दोनों को स्प्लिट कर लेते हैं ताकि दोनों को एक साथ हम यूज कर सके, ऐसा कुछ ही करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना था, यहाँ इस स्टेप पे है, कंट्रोल सी करो और यहाँ पे आओ, कंट्रोल वी करो। अब डेटाबेस एक क्रिएट किया हमने, एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, उसके बाद क्या करना था, उस डेटाबेस को यूज करना है गाइस। और आपके ओरेकल में क्या था, उसको ग्रांट देना था, पहले परमिशन देना था, उसके बाद कनेक्ट करना था, बट यहाँ पे सिंपली यूज कर लो। वहां पे ग्रांट था, कनेक्ट था, उसके बाद रिसोर्स था, टू था, उसके बाद यूजर नेम था, यानी स्कीमा का नेम था। यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं करना है फालतू की चीजें, हमें बस यूज कर लेना है, ठीक है। कैसे करोगे, यूज उसके बाद डेटाबेस का नेम, गुड। अब आप डेटाबेस को यूज कर रहे हो गाइस, डेटाबेस चेंज हो गया, ठीक है। अब आप उसको यूज करो, किसको, JDBC -db को। उसके बाद क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो चलो एक काम करते हैं, एक टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, ये हमारा जो आइडेंटिफायर है वो है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। उसके बाद ये उसकी वेरिएबल्स है, आईडी हो गया, उसका डेटा टाइप हो गया, उसकी कंस्ट्रेंट्स हो गई। गाइस जावा के अंदर थोड़ी सी चीजें चेंज थी, सबसे पहले हम क्या लिखते थे, डेटा टाइप लिखते थे, उससे पहले हम क्या लिखते थे, जो हमारी कुछ मॉडिफायर्स होती थी, उसके बाद हम इसको लिखते थे। यहाँ पे पूरा का पूरा उल्टा है, पूरा का पूरा उल्टा है। जावा में सबसे पहले ये होता था, तो आपके माईएसक्यूएल के अंदर या ओएसक्यूएल के अंदर सबसे लास्ट में आ रहा है। जावा में आपका बीच में ये होता था, ठीक है, तो ये तो चलो बीच में यहाँ भी है। इसके बाद आपका जावा में ये होता था, तो ये सबसे पहले है, मतलब पूरा का पूरा यार ऑर्डर रिवर्स कर दिया गया, जो फर्स्ट में था वो लास्ट में, जो मिडिल में था मिडिल तो मिडिल ही रहने वाला है, जो लास्ट में था वो फर्स्ट में हो गया, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। आप कंट्रोल से करो, यहाँ पे आओ, कंट्रोल भी करो, ठीक है, इंटर करो, बन गया, ठीक है, एक टेबल बन गया, ठीक है। अगर आपको टेबल देखना है तो आप देख सकते थे, बट उससे पहले क्या करो, डेटा को आपने यहाँ DDL कमांड लिख करके टेबल बना लिया, ठीक है। सो टेबल्स करके देखते हैं, टेबल्स दिख जाना चाहिए, सो टेबल्स, लास्ट में आपको सेमीकोलन जरूर देना है। तो ये दिख गया कि भाई हम कहाँ पे हैं, हम हैं कहाँ, टेबल्स इन JDBC -db। तो ये हमारे किसका डेटाबेस का नेम है, ये हमारे टेबल है, एक ही टेबल है गाइस, एक ही टेबल है, देखो यहाँ दिख भी रहा है। अगर हम टेबल को डिस्क्राइब करना चाहें तो कर सकते थे, DESC। उसके बाद टेबल का नेम क्या था, टेबल का नेम क्या था, स्टूडेंट था ना, कंट्रोल C करो एंड कंट्रोल V करो, सेमीकोलन, देखो दिख गया क्या, हाँ दिख गया। ये हमारे टेबल का नेम है गाइस, इसको अगर मैक्सिमाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। देखो ये आईडी है, फील्ड्स है, नेम है, ईमेल है, इसका टाइप जो है डेटा टाइप इंट है, वेरचर है, वेरचर है। जो स्ट्रिंग होती है जावा में उसको हम वेरचर यहाँ बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम वेरचर डेटा टाइप बोलते हैं गाइस, कहाँ पे, एसक्यूएल में। और न्यूमेरिक वैल्यू को हम इंट बोलते हैं, कहाँ, माईएसक्यूएल में, ठीक है। और अगर यही ओरेकल होता तो यहाँ पे हम यहाँ पे नंबर लिख रहे होते हैं। ये क्या है, नल की इंसर्शन वैल्यू है। अगर कोई भी फील्ड्स जो है, अगर कोई भी जो कॉलम नेम है, अगर वो प्राइमरी की है तो उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, मस्ट है कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नल जीरो नहीं, मतलब नल नहीं हो सकता, ठीक है। नेम क्या है, वैल्यू इसका नल हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि कोई कंस्टेंट्स है ही नहीं ना, कोई कंस्टेंट्स नहीं है। अब देखो की का मतलब ये बता रहे कोई कंस्टेंट्स है क्या, हाँ है, ये जो आईडी है ये प्राइमरी की है गाइस, प्राइमरी लिखा हुआ ना, PRI, प्राइमरी की है। डिफॉल्ट वैल्यू हाँ सबका नल ही है, कोई बात नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू इसका भी नल, इसका भी, एक्स्ट्रा में कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो जरा, इसको यहाँ से फिर से तुम वैसे ही कर लो, नहीं ऐसे तो नहीं करना था, हमें कुछ तो अलग करना था, क्या करना था भाई, ऐसा करना था, ठीक है, हाँ गुड, ओके।
तो अब क्या करो, इसके अंदर डेटा को भी रख दो। चलो रख देते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। अगर यहां पे हम सेलेक्ट करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यही था ना आपके टेबल का नेम। अगर इस टेबल नेम से या टेबल के अंदर देखें कितने डेटा रखी गई हैं, सेलेक्ट कर रहे हो सबको। सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करना, निकाल के लाना। स्ट्रिक मतलब सारे के सारे कॉलम, सारे के सारे फील्ड्स। कहां से? अपने टेबल का नाम आपने दिया, गुड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एम्प्टी सेट, भाई कोई भी यहाँ पे डेटा है ही नहीं। अब हम एक काम कर रहे हैं, इन दो डेटा को रखने जा रहे हैं। इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम, वैल्यूज हमने दिया और सारी की सारी वैल्यू दिया। देखो एक ही बार में हम क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। हमने दिया दो दो क्वेरी दिया और हमने इंटर किया। गाइस अब क्या हुआ, हमने दो दो क्वेरी दिया। एक में हमने किया इंसर्ट इनटू, इसको मैक्सिमाइज करते हैं जरा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज हमने दिया 1, 1 मतलब आईडी है। ये क्या है, नेम है, नेम दिख रहा है यहाँ पे नेम। ये क्या है, विष्णु, नेम हमने दिया विष्णु। और ईमेल में क्या दिया, विष्णु@gmail.com। ठीक है, ओके। एक तो हमने डेटा इंसर्ट कर दिया, ओके। सेकंड एक और डेटा इंसर्ट करने की कोशिश किया हमने, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज क्या है 2, तो आईडी का वैल्यू क्या है 2। गाइस यहाँ दोबारा हम 1 नहीं लिख सकते थे। नेम क्या है, राहुल, और ईमेल क्या है, rahul@gmail.com। अब दोबारा अगर हम देखने गए क्या कि यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने डेटा हैं, तो यहाँ पे दिख रहा होगा दो डेटा हैं। क्या, एक का आईडी 1 है, नेम है विष्णु, ईमेल है विष्णु@gmail.com। दिख रहा होगा, आई होप सो। हाँ ठीक है, दिख रहा होगा, दिखना तो चाहिए था यार, हमसे ये बार बार चाहिए क्यों होती है सेम ही गलती। इट्स ओके, कोई नहीं। तो चलो यहाँ तक हो गया। अब जावा साइड हमें कोडिंग करनी है यार, कैसे करें। एट जावा माई सिक्वल जेडीबीसी ड्राइवर। ठीक है, जेडीबीसी ड्राइवर का मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। जेडीबीसी एपीआई के अंदर जो भी इंटरफेसेस हैं, जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, उनको इंप्लीमेंट कर किया होगा किसने, माइसिक्वल ने किया होगा, तभी तो आप उसको यूज कर पाओगे, तभी तो माइसिक्वल को आप कनेक्ट कर पाओगे। माइसिक्वल ने जहां इंप्लीमेंट किया होगा उसकी डॉट जार फाइल यानी डॉट क्लास फाइल का एक कलेक्शन, उसको जार फाइल बोलते हैं, वो मिलना चाहिए कहीं पे। एक काम करो, इसको ढूंढ लो। कैसे ढूंढोगे जरा देखो, इसको मैक्सिमाइज करते हैं, माई एसक्यूएल कनेक्टर जार फाइल, ऐसा कुछ होता है। जार फाइल यहाँ मिल जाएगा, आप माइस्क्यूएल कनेक्टर जार फाइल ले लो। अब यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करने का मौका मिलेगा। आप एक काम करना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दे दो, बोल दो हम प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक जार, ये जिप फाइल दिख रही है, इसको आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद इसको जब अब नीचे पूछ रहा हो, ठीक है लॉगिन करना, नहीं हमें नहीं करना है, अपनो थैंक्स पे कर दो क्लिक। एक आपको जिप फाइल डाउनलोड होती हुई दिखेगी, आप यहाँ पे आओ, जिप फाइल जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक जार फाइल देखने को मिलेगी। खैर ठीक है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, उसी की बात हो रही है। तो चलो ठीक है, नोट्स को एक बार फॉलो करते हैं और चीज़ों को देखते चलते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आपको बतानी है वो हम आपको बताते चलेंगे साथ ही में। और एक काम करो, इसको फिर से ओपन कर लो, लेफ्ट साइड कर लो, ओके ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जावा के साइड में कोडिंग करनी है। कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना था, इंप्लीमेंटेड जार फाइल रखनी थी। माइस्क्यूएल कनेक्टर हमने रख लिया। ऑरेकल के अंदर ड्राइवर क्लास होती थी, वो आपको इंस्टॉल करके रखना होता था, ठीक है, लिखा भी हुआ है। अगर आप इक्लिप्स से प्रोजेक्ट बना रहे हो तो बड़ा सिंपल है। तो चलो एक काम करते हैं, इक्लिप्स से बनाते हैं, फिर हम जेडी उसका एक सिंपल सा नोटपैड यूज कर लेंगे, दोनों का दोनों यूज करेंगे। हाँ ठीक है, जा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम इक्लिप्स को ओपन कर लेते हैं, इक्लिप्स ओपन कर लेते हैं जरा। सबसे पहले वहीं बना के दिखाते हैं, काफ़ी चीज़ें आसान रहेंगी। और जो भी हमने डाउनलोड किया तब तक उसको देख लो जरा। जो जार फाइल एक डाउनलोड हुआ था गाइस, अभी को डाउनलोड हुआ था, दिख रहा है माइस्क्यूएल कनेक्टर जार फाइल। ये जिप फाइल थी बेसिकली, इसको हम क्या करेंगे, अनजिप करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। हालांकि ऑलरेडी हम एक्सट्रैक्ट करके रखे हैं। जब आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो यहाँ पे एक जो आपको एक फोल्डर मिल जाएगा माइस्क्यूएल कनेक्टर का, इसके अंदर जाना। अंदर जब आप आओगे एक और सब फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर जाना, एक जार फाइल मिलेगी आपको। यहाँ दिख रहा है क्या, माइस्क्यूएल कनेक्टर -j-9.6.0, ये एक जार फाइल दिख रही है, यही आपकी जार फाइल है। यानी ये एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर डॉट क्लास फाइल का कलेक्शन है। इस फाइल के अंदर जो जार फाइल दिख रही है, इसके अंदर जितने भी जेडीबीसी एपीआई के अंदर जो इंटरफेसेस हैं, उन सबको इंप्लीमेंट किए हुए डॉट जावा फाइल के करस्पॉन्डिंग में डॉट क्लास फाइल रखी गई है। आपको पता है जावा के अंदर दो बार चेंजेस होते हैं, एक बार हमारी डॉट जावा फाइल होती है, कंपाइल होने के बाद डॉट क्लास फाइल बनती है, और डॉट क्लास फाइल को ही यूज करता है आपका जेवीएम, डॉट जावा फाइल को यूज करता है आपका कंपाइलर। तो जार फाइल के अंदर हमारे डॉट क्लास फाइल का कलेक्शन है। कौन से डॉट क्लास फाइल का,
उन जावा के डॉट क्लास फाइल का जिन्होंने हमारे JDBC API को इम्प्लीमेंट किया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आना तो चाहिए। चलो इक्लिप्स शायद अच्छा टाइम ले रहा है, अभी भी ले रहा है, इट्स ओके यार, कोई नहीं, हम देते हैं इसको टाइम, देते हैं इसको टाइम। और थोड़ा स्टेप को भी देखते चलते हैं अब क्या बचा। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या करना था, आपको आ जाना है जावा के साइड में। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना है यार, कुछ खास करना ही नहीं है। इक्लिप्स पे आओ, राइट क्लिक करो, प्रोजेक्ट पे आओ, बिल्ड पाथ पे आओ, बट उससे पहले एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो एक सिंपल से जावा की प्रोजेक्ट बना लेना। जावा की प्रोजेक्ट जब बन जाए तो उस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना, और वहां पे बिल्ड पाथ होगा, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। खैर मैं भी करके दिखाऊंगा आपको, मैनुअली दिखाऊंगा आपको, परेशान नहीं होना। एक काम और करते हैं जरा, हम जब तक ये ओपन हो तब तक हम JDBC को गिव मी steps to create JDBC using notepad। चलो नोटपैड पे कैसे बनते तब तक हम ये देख लेते हैं, दोनों ही हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नोटपैड पे हमें क्या करना है, ठीक है, हमें JDK चाहिए भैया, हमारे पास है। MySQL सॉफ्टवेयर चाहिए है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेड जार फाइल थी वो भी है। चलो सारी कुछ चीजें हैं, ओके दैट्स गुड। अब हमें क्या करना था, ऐसा डेटाबेस साइड हमें कुछ कांड करना था, मतलब काम करना था, हमने कर लिया, ऑलरेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी एक अपनी प्रोजेक्ट बनानी है, एक फोल्डर बनानी है। ठीक है, हम बना लेंगे माई JDBC। ठीक है, एक ऐप बना लेना है, ओपन नोटपैड, क्रिएट एक फाइल क्रिएट कर लेना है। उसके अंदर कोड कुछ ऐसा लिखना है, अभी हम लिख लेंगे, सारा कुछ चीजें लिख लेंगे। उसके बाद देखना क्या है, सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ खास करना ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपकी जो डॉट जावा फाइल है वो रख लो, और जो आपका जार फाइल है, जो इम्प्लीमेंटेड जार फाइल है, उसको भी रख लो। आप चाहो तो बगल में रखो, जहां चाहो वहां रखो, आपकी मर्जी। कंपाइल कैसे करना है वो देख लो। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा था। एक काम करो, हम वही करते हैं क्योंकि इक्लिप्स थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, इक्लिप्स जब तक टाइम ले रहा है, हम एक काम करते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं अपने, और एक नया कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। बना लो, फोल्डर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। JDBC डेमो कर लेते हैं इसको, या प्रोजेक्ट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट 01। ठीक है, JDBC प्रोजेक्ट 01 ऐसा कुछ कर लेते हैं। और अगर आपको और कुछ लिखना है तो आप लिख सकते थे। ठीक है, हम प्रोजेक्ट 01 लिखते हैं। कैसे, सिंपल सी हमारी प्रोजेक्ट हो गई, प्रोजेक्ट 01 हो गई। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम एडिट प्लस में ओपन कर लेते हैं। आप एडिट प्लस पे करो या फिर नोटपैड पे करो, फर्क नहीं पड़ता। एडिट प्लस थोड़ा सा बेटर होता है, इंगेजफुल होता है, तो इसलिए हम एडिट प्लस को यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, किस वाले को, हमें आना है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे आना है। गुड, डेस्कटॉप पे आ गए। अब यहाँ पे हमें JDBC प्रोजेक्ट 01 को सिलेक्ट करना था। कहाँ दिख रहा है, कहीं क्या, कहीं तो दिखना चाहिए आपको। JDBC दिखे तो बताना हमको भी। हाँ ये दिखा, यही तो आपका प्रोजेक्ट था। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक फाइल बनानी थी जावा की। ठीक है, जावा की फाइल बनानी थी। क्लास का नेम वैसे ही कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, ताकि हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करना पड़े। ओके, क्लास का नेम क्या था, इसने क्या बोला था भैया, आप क्लास का नाम ऐसा ही कुछ रखना, माई JDBC डॉट जावा। ठीक है, हम रख लेते हैं इसका नाम ऐसे ही कुछ। ठीक है, डॉट जावा तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके ओके दैट्स गुड, ये हो गया। और हमें अब कॉपी करके पेस्ट कर देना है इन सब चीज़ों को। हम समझाएंगे सारी कुछ चीज़ें क्या हैं कैसे हैं, वो सब कुछ हम बताएंगे। एक काम करो जरा, कंट्रोल A करो, कंट्रोल V कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है, आपको मैंने बताया था माई सिक्वल सॉरी मैं आपको बताया था कि JDBC के अंदर जो भी रिक्वायर्ड स्टेप होते हैं, 6 स्टेप होते हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारे इंटरफेसेस की जरूरत पड़ती है। अब JDBC के स्टेप्स के अंदर जो भी क्लासेस या इंटरफेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी सारी कहाँ रखी गई, java.sql पैकेज के अंदर। और मैंने आपको बताया था, जब आपको जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर पढ़ाया था, इंपोर्ट स्टेटमेंट पढ़ाया था, पैकेज स्टेटमेंट पढ़ाया था, तो बताया था कि java.lang पैकेज के अंदर जितने भी आपके रिसोर्सेस हैं, चाहे वो क्लासेस हो, इंटरफेसेस हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो, जो भी हो, उन सबको बाय डिफॉल्ट आप यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपके क्लास में डॉट जावा फाइल में अवेलेबल होते हैं हर जगह। कौन, java.lang पैकेज के अंदर के सारे रिसोर्स। और कौन होता है, हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर के रिसोर्स। और कौन होता है, हमारे हमारे करंट सोर्स फाइल के अंदर के सारे रिसोर्स। इसके अलावा किसी और फोल्डर के साइड से या किसी और फोल्डर के अंदर से अगर आप किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ा। यहाँ पे इंपोर्ट हमने इम्प्लिसिटली किया क्योंकि java.sql के अंदर से बहुत सारे रिसोर्सेज को हमें यूज करना था, इसलिए हमने इम्प्लिसिटली इंपोर्ट कर लिया गाइस। ओके दैट्स गुड। अब मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग जब पढ़ाया था आपको बताया था, जिन भी लाइन ऑफ कोड के
लिए एक्सेप्शन रेज हो सकता है, उन सबको रिक्वायर्ड है, यानी रिस्की कोड हम बोलते हैं, रिक्वायर्ड है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर रखें ताकि कोई एक्सेप्शन आए तो हमारा हैंडल हो जाए और हमारा जेवीएम ग्रेजुअली या टर्मिनेट हो, है ना, एबनॉर्मल तरीके से टर्मिनेट ना हो अचानक से। तो इसलिए हमने रिस्की कोड इन द सेंस जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको हमने कहाँ रख दिया, ट्राई के अंदर, क्योंकि कहीं भी दिक्कत आ सकती है। देखो जरा, सबसे पहला स्टेप क्या था, लोड ड्राइवर, हमने ड्राइवर को लोड किया, ठीक है, हमने ऐसा कुछ नाम दिया। क्रिएट कनेक्शन कैसे करना था, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब इसमें क्या होता है, जेडीबीसी हाइफन माइसिक्वल कॉलन, उसके बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट, ये बता रहा है कि कहाँ पे आपका डेटाबेस होस्ट है, उसका पोर्ट नंबर बता रहा है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यही होता है। ये आपके डेटाबेस का नेम है, क्योंकि चैट जीपीटी से ही हमने हेल्प लिया तो उसने सही सही दिया। पासवर्ड जो था रूट, सॉरी, जो यूजर नेम था ये रूट था, और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट हमने क्या रखा था गाइस, रूट ही रखा था। आपका जो पासवर्ड होगा आप अपने अकॉर्डिंग देना। चलो सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हमने यहाँ एक सिंपल सा एक लॉगिंग के लिए, एक मैसेज के लिए, कलो डिबगिंग के लिए हमने एक मैसेज दे दिया कंसोल पे। यहाँ पे क्या हुआ कि हाँ भाई ये दोनों स्टेप हो गया, और हमने लिखा कनेक्टेड सक्सेसफुली, डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट क्रिएट करना। कैसे होता है, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, हाँ ठीक है, स्टेटमेंट क्रिएट हुआ। एग्जीक्यूट क्वेरी, अब क्या करना है, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, हमने क्या बोला, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, है ना, हमने अपने इस टेबल से सारे भी सभी के सभी स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया। गॉड, बहुत अच्छी बात है। इसने क्या किया, रिजल्ट सेट के अंदर सारे के सारे डेटा को रख दिया होगा। अब डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं, देखो वाइल लूप लगाया, उसके अंदर आर एस डॉट नेक्स्ट हमने किया, ठीक है, अंदर गए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने बोला आर एस डॉट गेट इंट, सबसे पहले हमने बोला भैया आईडी का वैल्यू दे दो जो इंट टाइप की होगी, वो दे दिया। फिर हमने प्लस लिखा, फिर हमने एक स्पेस दिया, उसके बाद फिर हमने बोला आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, भैया स्ट्रिंग वाली वैल्यू दे दो जो नेम की वैल्यू थी, कहाँ से, आर एस से, रिजल्ट सेट से, ठीक है। उसके बाद हमको ये स्ट्रिंग मिल गई, क्या ईमेल मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया, क्लोज कर दिया किसको, कनेक्शन को। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या आप, ठीक है। आपको ऐसे कायदे से यहाँ पर रिजल्ट सेट को पहले क्लोज करना था, खैर ठीक है, ये अभी फर्स्ट वाली प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लोज करो। एंड आपने क्या किया, सारे के सारे जो भी एक्सेप्शन आ रहे थे उन सबको जेनरिक तरीके से, सिंपल तरीके से आपने इसको हैंडल कर लिया गया, बड़ा सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप इसको कंट्रोल एस करो, सेव करने जा रहा हूँ। सेव करते टाइम मुझे फिर से देखना पड़ेगा कि नाम क्या था, नहीं तो मुझे कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यही नाम था ना अपना, ठीक है, इसी नाम से हम कॉपी कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं। कहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे भी जाना था, अच्छी जगह जा रहा है, जिस भी फोल्डर में हमें जाना था सेव करने, हमने सेव किया, गाइस सेव हो गया, ये दिख रहा है। अगर यहाँ पे रिफ्रेश आप करोगे तो आपको देखने को मिल जाना चाहिए, हाँ गुड, मिल गया देखने को। अब क्या करना है, जब आप कंपाइल करोगे इस प्रोजेक्ट को, चलो कंपाइल करने चलते हैं, जावासी, जावा से, उसके बाद आपके फाइल का नाम ऐसा ही कुछ था, डॉट जावा। देखो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। अच्छा क्या प्रॉब्लम आ रहा है भैया, अभी आपको कहाँ, ये मिल ही नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, माई जेडीबीसी, अच्छा 2 बार जेडीबीसी हमने लिख दिया, ओके, इसलिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स आनी थी, देखते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे कंपाइल हो गया, कंपाइल हो गया, कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमने जो भी कुछ यूज किया था उसको हमने कंपाइल किया। माई जेडीबीसी ऐप है गाइस, ठीक है, ठीक है। क्लास पाथ में हमने चीज़ों को तो दिया नहीं है, तो चलना तो नहीं चाहिए था, ठीक है। देखते हैं एक बार फिर से चला के देखते हैं। अभी हम हैं कहाँ, जेडीबीसी प्रोजेक्ट 1 के अंदर है, ठीक है। हमने फिर से इसको किया कंपाइल, एंड कंपाइल किया, फिर हम इसको रन करने जाएंगे, देखते हैं क्या होगा। ओके, हमें डॉट जावा इस पर नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं तो वो तो दिक्कतें देगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट में यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। डॉट जावा हमने लिख भी दिया तो भी इशू नहीं है, उसने दे दिया डेटा को हमें बाय डिफॉल्ट ला करके दे दिया, ठीक है। कनेक्टेड सक्सेसफुली हो गया, विष्णु है, राहुल है, सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मिल क्यों रही हैं, क्योंकि आपका सारा का सारा चीज़ प्रोसेस अच्छे से हुआ है, ठीक है। आपका प्रोसेस अच्छे से हुआ है, इस वजह से आपको डिटेल देखने को मिल गई, ठीक है। आप इसको एक बार और रिफ्रेश करो जरा, और रिफ्रेश करो, ठीक है। डॉट क्लास फाइल भी आपके देखने को मिल गई, डॉट जावा फाइल भी देखने को मिल गई। एक बार फिर से एक काम करो जरा, इसको कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करो, लिखो जावाशी, एंड फिर से आपके फाइल का नेम जो भी था डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल कर लो, कंपाइल हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जावा स्पेस और जो भी आपके डॉट क्लास फाइल का नेम था कर लो। आपको डिटेल, आपने सेलेक्ट लिखा था, सेलेक्ट वाली क्वेरी थी, सेलेक्ट हो गया। अगर आपको चेंज करना होता यहाँ पे गाइस, अगर आपको चेंज करना होता, कहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट था, और अगर आप ऐसा करते सेलेक्ट स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अगर आप वेयर लगा लो, WHERE वेयर। और एक काम करो, डेटाबेस को भी देख लो, कहाँ है आपका डेटाबेस, डेटाबेस कहाँ है, ये रहा डेटाबेस आपका। इसके अंदर ID इज इक्वल टू 1 हम दे देते हैं, ठीक है। ID इज इक्वल टू 1 हम यहाँ दे देते हैं गाइस, ध्यान से देखो जरा, वेयर ID
इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ हमने दे दिया, ठीक है। कंट्रोल एस करो। हमने क्या बोला, बड़ा सिंपल सी बात बोली हमने, भैया हमें इस टेबल से केवल उस डेटा को दे दो, उस डेटा के सारे फील्ड्स को दे दो, कॉलम को दे दो जिसकी आईडी 1 है। तो आईडी 1 किसकी है, विष्णु की, ठीक है। तो विष्णु का आईडी होना चाहिए, नेम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं एंड फिर से हम इसको कंपाइल करने आते हैं। कंपाइल करते हैं गाइस, कंपाइल कर लो, कंपाइल कर लो। ओके, कंपाइल हो गया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इट्स ओके। मिल गया क्या? इस बार राहुल का डिटेल नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने बस उस डेटा को ढूंढा जिसकी आईडी क्या थी, 1 थी, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी पे भी कंस्ट्रेंट्स लगा सकते थे। यहाँ पे हमने एक क्लॉज लगाया, एक कंडीशन लगाई कि हमें एस्ट्रिक का मतलब क्या है, हमारे इस टेबल से जो भी डेटा मिल रहे हैं उसके सारे के सारे फील्ड्स की वैल्यू हम चाहते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? सारे के सारे फील्ड्स की वैल्यू का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे कितने फील्ड्स हैं, 3 हैं, 3 कॉलम नेम है, आईडी, नेम और ईमेल। अगर आपने एस्ट्रिक लगाया तो सबके सब मिल रहे होंगे। अगर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया होता, केवल आईडी लिख दिया होता, आईडी और क्या लिख दिया होता, क्या था लास्ट में, ईमेल था, जो भी था देख लो जरा, क्या था, आईडी था और ईमेल था, ईमेल था, आईडी कॉमा ईमेल, EMAIL। अब आपको क्या चाहिए, आईडी और ईमेल ही चाहिए आपके इस टेबल से उन डेटा की जिसकी आईडी 1 है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या आप? देखो, आपको केवल और केवल इस टेबल से वो डेटा चाहिए जिसकी आईडी 1 है, और उसका केवल 2 ही आपको कॉलम नेम चाहिए, 2 ही कॉलम चाहिए, 2 ही फील्ड चाहिए, एक तो आईडी चाहिए, दूसरा ईमेल चाहिए। तो नेम इस बार नहीं आना चाहिए गाइस, ठीक है। नेम की हमें जरूरत नहीं थी। एक काम करो, फिर से इसको कंपाइल करो, रन करो, ठीक है। हमने किया कंपाइल, कंपाइल करने के बाद हमने इसको किया रन, ठीक है। ये रन हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली। अच्छा नहीं आया, ठीक है, क्यों नहीं आया देखो जरा। हाँ, ये नहीं आया, क्यों? क्योंकि भाई आपने क्या बोला, केवल 2 ही चीज आएगी, आईडी और नेम ही आएगा, और यहाँ पे रिजल्ट सेट के अंदर केवल आईडी और नेम ही आया था। लेकिन आपने यहाँ पे इसको भी, सॉरी, आईडी और ईमेल आया था, आपने इसको भी ढूंढना चालू कर दिया। ये निकाल रहे हो भाई, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये तो मिलेगा ही ना, फिर इसलिए एरर आ गया। उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, आप नेम को ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन नेम तो है ही नहीं, क्योंकि आपने क्या बोला था, आईडी और ईमेल चाहिए थी। तो जो डेटा रिजल्ट सेट के अंदर आया है, केवल आईडी आई है, ईमेल आई है, उससे आप नेम भी ढूंढने पहुंच गए, तो इसलिए एरर आ गया, है ना। नेम था ही नहीं, उसने बोला भैया है नहीं, तो हम निकाल कहाँ से दे, इसलिए वहां पे क्या आ गया, एसक्यूएल एक्सेप्शन। दिख रहा है इस बार, आईडी आ गई और आपका ईमेल आ गया, दिख रहा है क्या? दिखना तो चाहिए। यहाँ पे जो आपका इंप्लीमेंटेड जार फाइल था उसको मैंने क्लास पाथ के अंदर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है अपने सिस्टम के अंदर जा करके। गाइस, अगर आपने ऐसा नहीं किया होगा तो आपको कंपाइल दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। हो सकता है आपके कोड में कंपाइल ना हो रहा हो, तो कंपाइल ना हो रहा हो इसका एक ही रीजन है, कंपाइल ना हो रहा हो इसका एक ही रीजन है, क्लास पाथ के अंदर आपने इंप्लीमेंटेड जार फाइल नहीं दी होगी। मैंने क्या किया, अपने सिस्टम के अंदर ही सिस्टम का जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है वहीं पे जाके सेट कर दिया, तो बार बार वो क्लास पाथ को नहीं मांग रहा है, ठीक है। आप क्या कर सकते थे, जब आप इसको एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ, जब आप कंपाइल करने जाओ, लिखो जावा सी, उसके बाद हाइफन सीपी, सीपी मतलब क्लास पाथ। अब क्लास पाथ का मतलब होता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर हम क्लास पाथ दे रहे हैं कि जो भी रिक्वायर्ड आपको चीजें चाहिए, जैसे जो भी कुछ क्लासेस चाहिए, है ना, इंटरफेसेस चाहिए, वो कहाँ कहाँ से आप लेकर के आओगे। हमारे इस प्रोजेक्ट की क्लास पाथ कहाँ है, क्लास पाथ को यूज कौन करता है, आपका कंपाइलर और आपका जेवीएम। किस लिए, रिसोर्सेज को, जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज थे उनको यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो आपने बोला सीपी, हम इसको स्ट्रिंग के अंदर भी लिखते हैं, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो। हमने बोला डॉट, डॉट मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी और सेमी कॉलन। एक हमने क्लास पाथ तो ये दे दी, दूसरी क्लास पाथ कौन सा दिया, जहां पे हमारी डॉट जार फाइल थी। कौन सी जार फाइल, देखो जरा, जहां आपने डाउनलोड किया था ना अभी, ये रहा जार फाइल, कहाँ गया भाई, इसके अंदर होगी जार फाइल, किसकी, इंप्लीमेंटेड जार फाइल, JDBC API की, ये दिख रहा है। एक काम करो, कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ और लिखो कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने से इसका पूरा का पूरा डिटेल मिल गया कहाँ पे है ये, ठीक है। अब आप इसको भी लिख लो। सो गाइस, यहाँ तक आप जब आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको अपने क्लास का नाम लिखना है। क्लास का नेम क्या था, देख लो एक बार, क्लास का नेम क्या था, ऐसा कुछ था। कंट्रोल सी करो और आ जाओ अपने CMD पे, कंट्रोल V करो, डॉट जावा, ठीक है। अब आपने क्या बोला कि भाई कंपाइल कर दो। गाइस, यहाँ पे भी कंपाइल हो रहा है और आपको यही तरीका फॉलो करना चाहिए।
मैंने सिस्टम कई बार मैंने डेमो दिया तो मुझे बार बार जरूरत पड़ती थी, मैंने उस तरीकों को भी बताया कि आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके कर सकते हो क्लास पाथ को, ठीक है, बट आप यहाँ से मैनुअली करो ज़्यादा बेहतर है। अब आप जेवीएम के पास जाओगे, जेवीएम मतलब जावा की बात हो रही है, उसको भी तो चाहिए क्लास पाथ, सीपी करो और एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा कॉपी कर लो क्योंकि ये तो सेम ही है यहाँ तक। कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, उसके बाद स्पेस दो, फिर क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, डॉट जावा इस बार नहीं देना हमको, बस इंटर करो। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है, जावा डॉट लैंग क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन कॉम माई सिक्वल सीजे और जेडीबीसी ड्राइवर। अब ये ड्राइवर नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने जो यूज किया है इस माई सिक्वल कनेक्टर जार फाइल के अंदर, वहां पे ड्राइवर क्लास का नेम कुछ अलग था, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके वर्जन की वजह से हो रहा है, वर्जन चेंज होता है, इस वजह से दिक्कत होती है। कॉम डॉट माई सिक्वल डॉट सी जी डॉट जेड डी बी सी ड्राइवर ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। जावा डॉट लैंग डॉट क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आपने यहाँ पे जो लिखा था, अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइन नंबर भी, देखो जरा, लाइन नंबर भी दिखना चाहिए था कहीं कहीं, ठीक है। अब इतनी सारी एरर्स हैं, इसमें आपका एरर कौन है कैसे पता चलेगा गाइस, ये 454 ये वाली लाइन तो आपकी है नहीं, 463 ये भी ये लाइन आपकी नहीं है, 490 ये भी नहीं है, 580 ये भी नहीं है, आपकी लाइन कौन सी है, ये 7 वाली। तो इस वाले लाइन में, और ये जो आपका है, ये आपके क्लास का नेम है, ये मेन मेथड है, मेथड का नेम है। तो इस क्लास में मेन मेथड में इस लाइन के अंदर, मतलब ऐसा समझो माई जेडीबीसी ऐप डॉट जावा फाइल के अंदर 7 नंबर लाइन में एरर आ रहा है, और एरर बड़ा सिंपल सा है, 7 कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि भैया इसको लोड कर दो, लेकिन जब लोड करने जा रहा हो, अभी जो जार फाइल हमने दिया उसके अंदर इस नाम से ड्राइवर कोई भी मौजूद नहीं है, जो सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल में हमने सेव किया था वहां पे मौजूद था, वो कंपेटेबल था, ठीक है, ये कंपेटेबल नहीं है, अलग अलग वर्जन मिलते रहते हैं, इस वजह से चीज देखने को मिलती है, ठीक है, इट्स ओके। आप करोगे तो आप में नहीं आएगा, ठीक है, आप में नहीं आएगा ये एरर, ठीक है। आप लेकिन इसी अप्रोच को फॉलो करके करना, ठीक है। अगर कोई एरर भी आता है तो आप क्या कर सकते हो गाइस, एरर को ऐसे लो, अगर अकेले आप प्रयास करो कुछ भी बनाने का, कोई प्रोजेक्ट बनाने का, एरर को लो, आज के टाइम पे चैट जीपीटी है, किस दिन काम में आएगा। एक काम करो, फिर से चैट जीपीटी खोलो और इसको इनकॉग्निटो पे ऑन कर लो, और यहाँ पे आओ चैट जीपीटी खोलो, एरर डायरेक्ट उसको दे दिया करो, ठीक है, वो खुद ही आपको गाइड करेगा क्या दिक्कतें आई थी, ठीक है। एक काम करो, एरर तो हमने दे दिया, और ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, नहीं लॉगिन तो नहीं करना है, ये थोड़ा इंटरनेट स्लो है क्या, कुछ तो सीन है, हाँ ठीक है, थोड़ा इंटरनेट स्लो था इस वजह से टाइम ले रहा था वो। एक काम करो, हमें भैया कुछ नहीं चाहिए, हटा दो, कुकीज वगैरह नहीं चाहिए, ये बता रहा है सारी की सारी चीजें। देर इज नॉट अबाउट योर जावा कोड, वो बिल्कुल सही है, वो क्या कह रहा है, इट्स अबाउट अ क्लास पाथ, जावा कैन नॉट फाइंड माई सिक्वल ड्राइवर बिकॉज द डॉट जार फाइल इज नॉट बीइंग लोडेड करेक्टली, जो जार फाइल थी वो प्रॉपर तरीके से लोड नहीं हुई, या हो सकता है जार फाइल के अंदर वो चीजें ना हुई हो, ठीक है। तो इस वजह से ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे आपने क्या बोला, सी यूजर के अंदर है और यहाँ पे क्या है, जार फाइल है, ठीक है, ओके। इनसाइड इट यू विल सी समथिंग लाइक, एक जार फाइल आपको देखने को मिलनी चाहिए, डॉट जार फाइल, ओ इट्स माय बैड गाइस, ये मेरी गलती है, जल्दीबाजी के चक्कर में हमने कर दिया, ठीक है। गाइस हम यहीं पे आके रुक गए थे, हमारे फोल्डर के अंदर ही आ गए थे, लेकिन फोल्डर के अंदर एक जार फाइल थी ना, ये वाली जार फाइल थी, देखो जरा, हमें ये वाली जार फाइल चाहिए थी, ये फोल्डर का नेम है, दिख रहा है क्या, ये फोल्डर का नेम है, और हमें ये चाहिए थी, इसके बाद मुझे उसका भी पाथ देना पड़ेगा, किसका, माई सिक्वल, अभी मैं बताता हूँ क्या। एक काम करो, इस पर क्लिक करो और F2 करो, कंट्रोल C करो, पता है ये पाथ कहाँ तक की है, यहाँ तक की है, इसका पेरेंट डायरेक्टरी, इसका पेरेंट डायरेक्टरी कौन है, माई सिक्वल कनेक्टर जार फाइल, मतलब वो जो पाथ की लोकेशन थी यहाँ तक की थी, तो ये तो एक सिंपल सी फाइल है ना, इसके अंदर एक जार फाइल थी वो आपको देनी थी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हमसे ये गलती हुआ, इट्स ओके, मैं देखता हूँ इसके बाद क्या देना था हमको, कंपाइल करने जा रहे थे ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे थे हम, यहाँ तक ये हमारा फोल्डर था। अब इसके बाद हमें क्या करना था, एक और बैक स्लैश लो, और क्या करना था, ये देना था, लिखना क्या था, डॉट जार, एक सेकेंड, डॉट जार, यही फाइल देनी थी ना, ठीक है। और फिर इंटर करो, अब कंपाइल हो गया होगा या हो जाना चाहिए, और फिर से आपको क्या करना है, इसको रन करना है गाइस, रन करना है। फिर वही चीज़ें आपको वहाँ पे आके जार फाइल को ऐड करना पड़ेगा मैनुअली, जो जार फाइल थी,
और जार फाइल का नाम क्या था, मुझे बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है, हम कॉपी मारते हैं यहीं से, कंट्रोल सी करते हैं एंड कंट्रोल वी करते हैं। चलो इस बार फिर से हम क्या करेंगे, इसको चलाएंगे। इस बार चल गया, आ गया। तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था गाइस। एरर देखो, जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में, हाँ मुझसे मेरे साइड से गलती हुई, होती है, सबके साइड से होती है, आपके साइड से भी होगी, बट एरर को देखना पढ़ना सीखो, समझो, ठीक है। और गलती इस वजह से बस हुई क्योंकि नेम बिल्कुल सेम है, और ये मेरी गलती है क्योंकि मैं जब फोल्डर में उसको एक्सट्रैक्ट किया था तो उस टाइम मैंने ध्यान दिया नहीं, ठीक है। जैसे मैं इसके अंदर आया, ये एक सिंपल सा फोल्डर है, इसके अंदर एक और फोल्डर है इसी नाम से, ठीक है। इसके अंदर ये वाली आपको जार फाइल देनी है, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरफेसेस के इम्प्लीमेंटेड डॉट क्लास फाइल हैं वो सारे के सारे हैं, ठीक है। तो यही तरीका आपको रिकमेंडेड है, आपको यही करना पड़ेगा अगर आप मैनुअली कोई भी जेडीबीसी का एप्लीकेशन बना रहे हो नोटपैड को यूज करके, तो आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं इक्लिप्स को यूज करना तो क्या करना पड़ेगा। इक्लिप्स आप ओपन कर लो, लॉन्च कर लो। लॉन्च करने के बाद आप क्या करो, लॉन्च हो रहा है, होने दो, हो रहा है, होने दो। एक काम करते हैं, हम फिर से इसी को फॉलो कर लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा ना, और हम कंप्लीट कर पाएंगे गाइस। नहीं तो आज कंप्लीट नहीं हो पाता, सारा का सारा हम कोड खुद से लिखते हैं, आपको समझाते हुए चलते, समझा तो रहे हैं एटलीस्ट सारा कुछ, है ना। ठीक है ठीक है, कुछ खास करना ही नहीं है। एक काम करो ना, उसी कोड को ले लो, क्यों इतना फालतू परेशान होना। इसी को कॉपी करो, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो, इक्लिप्स ओपन हो जाने देते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है इक्लिप्स, अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, रिसोर्सेस उसके बहुत अच्छे हैं, कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, तो जल्दी आपका चल जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में, क्योंकि जितनी बार इक्लिप्स आपका ओपन होता है, लॉन्च होता है, उतनी बार आपके सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर रहा होता है, तो थोड़ा सा टाइम टेकन है। आप इसको वीएस कोड पे भी लिख सकते हो, इट्स ओके, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं वहां भी चला के आपको दिखाऊंगा। खुल जा भाई, फिर से टाइम ले रहा है। कोई नहीं, आप में तो नहीं लेना चाहिए था टाइम, खैर कोई नहीं, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। हाँ खुल गया, ओके दैट्स गुड। हमें क्या करना है, फाइल पे आना है, फाइल पे आ गए, न्यू पे आना है और एक जावा की प्रोजेक्ट बनानी है। फाइल पे आना है, न्यू पे आना है, बहुत ही आराम से आना है, और क्या करना है, जावा की एक प्रोजेक्ट बनानी है। अभी लास्ट में लास्ट टाइम हम लोग सर्वलेट की एप्लीकेशन बना रहे थे, तो हमारा जो इक्लिप्स गाइस, इक्लिप्स जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो दो वर्जन में मिलता है। एक होता है कोर जावा के लिए, जेएसई के लिए, दूसरा होता है जावा डबल ई के लिए, इंटरप्राइज एडिशन के लिए। तो हमने इंटरप्राइज एडिशन वाला किया क्योंकि सर्वलेट के भी एप्लीकेशन बना सकते थे। तो यहाँ पे अभी हमारा जो इसका प्रोस्पेक्टिव है, हमारे इक्लिप्स का जो इंटरफेस है, वो अभी इंटरप्राइज एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज है। इसके लिए इसमें जावा का प्रोजेक्ट नहीं दे रहा है, नहीं शो कर रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, अदर पे जाओ। अदर पे आने के बाद आपको प्रोजेक्ट यहाँ जावा का तो मिल जाना चाहिए, यहाँ तो मिल जाना चाहिए। हाँ जावा का प्रोजेक्ट दिखा, एक काम करो, इसको नेक्स्ट करो, मिल गया। ये सारे कुछ हम बताएंगे कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है। आप पैकेज का नाम, फोल्डर का नाम क्या रखना चाह रहे हो, JDBC और प्रोजेक्ट 02 दे दो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो भी उसको मिला था जेडी के वो ले लिया, ठीक है। आप फिनिश कर लो यहीं पे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर दो यहीं, फिनिश कर दो, चलेगा। ओपन प्रोस्पेक्टिव बोल रहा है भैया, आप कोर जावा की तरफ जा रहे हो क्या, चले, हाँ ठीक है, प्रोस्पेक्टिव चेंज करो, देखो यूआई इसका चेंज होगा, फिनिश करो, ऑटोमेटिक देखो हुआ क्या, हाँ चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। आपका प्रोजेक्ट कौन सा था, JDBC प्रोजेक्ट 02, ये वाला है ना, ठीक है। इसके अंदर देखो SRC मिल रहा है, SRC के अंदर हमें क्या करना होगा, अपनी वो क्लास बनानी होगी। राइट क्लिक करो, कर दो भाई, राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास बनानी है, बना दो क्लास। क्लास का नाम क्या रखे थे हम, देखो जरा, वहीं से मारो कॉपी पेस्ट, ऐसा कुछ क्लास का नाम रखे थे, JDBC API जो भी था। हमने दे दिया क्लास का नेम, ओके दैट्स वेरी गुड, हमने दे दिया। पैकेज का नाम बोल रहा है, रख दे क्या, हाँ रख दो, रिकमेंडेड तो होता है रखना, कॉम डॉट बाइट कोड, सॉरी कॉम डॉट बाइट कोड हमने रख दिया, एंड ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है, बट अभी हम डिफ़ॉल्ट चीज़ों के साथ जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद अभी क्या है, आपको JDBC पढ़ाना, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। गाइस जब आप प्रोजेक्ट कोई बनाते हो जावा का, तो उसके अंदर आपको जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी मिलती है, मतलब जेडीके के अंदर जो भी सेट ऑफ रूल्स थे, ग्रामर थे, है ना, सिंटेक्सेस थे, वो सारे के सारे यहाँ मिलते हैं, वो मिल जाएंगे। एसआरसी के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी जावा के रिसोर्स को बना देते हैं, जावा की क्लास फाइल को बनाते हैं, मतलब डॉट जावा फाइल को बनाते हैं। जावा की क्लासेस को कहाँ बनाते हैं, एसआरसी के अंदर। एसआरसी मतलब सोर्स। इसके अंदर पहले रिकमेंडेड पैकेज बनाओ, फिर जाके आप बनाओ। ये मॉड्यूल हाइफन इन्फो, ये जावा 11 के बाद या 9 के बाद से आ गया, ठीक है। थोड़ी सी चीजें मॉडुलरिटी में के लिए करता है, अलग अलग चीजों को अलग अलग रखता है, खैर ठीक है, ये अभी मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा ये था कि हमारा ये अपनी सिंपल सी क्लास बनानी थी, जो कि अभी बन गई है। देख रहा है क्या, ये हटाओ भैया, क्रेड ऑपरेशन कहाँ आ गया, क्यों आ गया,
अभी ये हमारा क्लास बन गया। एक काम करो जरा, इस कोड को कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो और आ जाओ, पेस्ट मार दो, पेस्ट मार दो। पैकेज को तो रह देना, पैकेज को रहने देना, पैकेज क्योंकि आपको रखना था। अब ये क्या कर रहा है भाई कि import java.sql, ये import नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, देखो पढ़ो, दिस पैकेज SQL इज नॉट एक्सेसिबल। क्यों नहीं है? जावा की जो SQL पैकेज है एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। क्यों नहीं? होनी तो चाहिए थी। ठीक है, और कहाँ कहाँ दिक्कत है? अगर वो नहीं है तो सारी की सारी चीज़ों में दिक्कत हो रहा होगा। कंट्रोल एस से तो काम बनेगा नहीं। यहाँ पे भी दिक्कत आएगी, कनेक्शन क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। एक काम करो, मॉड्यूल हाइफन INF जो है ये आपको मॉड्यूल में चीज़ों को चेंज कर रहा है। एक काम करो, इसको हटा के देखो जरा। आई थिंक सो कि अगर इसको आपने हटा दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट का ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, तो शायद चीज़ों को रिजॉल्व कर दे शायद। ठीक है, हाँ हट गया। क्योंकि मॉड्यूल हाइफन इन्फो क्या कर रहा था, अलग अलग मॉड्यूल को अलग अलग चीज़ों में रख रहा था। बट हम क्या मॉडर्नाइजेशन तो यूज नहीं कर रहे थे, हमने java.sql को यूज करना चाहा, लेकिन वो अलग मॉड्यूल में था। तो वो जो आपका सिंपल सी एक मॉड्यूल वाली हाइफन इन्फो वाली फोल्डर थी वो यही कर रही थी। हमने बोला भाई हमें नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए। ठीक है, सेम जावा का कोड है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आप क्लास पाथ ऐड करते थे, कैसे करोगे आप अपने प्रोजेक्ट, आपकी जो जार फाइल थी ना इम्प्लीमेंटेड वाली, अच्छा अभी हमने ऐड नहीं किया। एक काम करो, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो और इसको रन करो जरा। अब रन कैसे करोगे, रन एज जावा एप्लीकेशन करो, देखो क्या आ रहा कंसोल पे। देखो एरर आ गया, बड़ा सिंपल सा एरर है। जिस भी फील्ड के आपको मैक्सिमाइज करना, जाओ क्लिक करो, कंट्रोल M, मैक्सिमाइज हो जाएगा। देखो क्या आ रहा है, java.lang क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये जो आप क्लास दे रहे हो ड्राइवर क्लास, वो लोड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मिल ही नहीं रहा ना उसको। अब यहाँ पे इतने सारे एरर आए, देखो ना, लाइन नंबर 580 आपकी लाइन ही नहीं है, आपका कोड ही नहीं है। 490 आपका कोड ही नहीं है। 463 नहीं है आपका कोड। 454 ये लाइन आपकी है ही नहीं। आपकी लाइन कौन सी है, 9 नंबर, कौन से एप्लीकेशन में, इसमें माई JDBC ऐप डॉट जावा में है। ये सब तो आपने नहीं लिखा ना। सो गाइस कंसोल पे बहुत सारी एरर आती हैं, हमें देखने की जरूरत पड़ती है। तो लाइन नंबर 7 में कह रहा है ये चीज़, तो एक काम करो जरा, क्यों कह रहा है, लाइन नंबर 7 कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, मिलेगी कैसे? ये जो ड्राइवर क्लास है ये कहाँ पे है, java.sql पैकेज के अंदर थोड़ी ना है, JDK के अंदर थोड़ी ना है, वो कहाँ है, आपके जार फाइल के अंदर। वो कौन सी जार फाइल? अलग अलग डेटाबेस कंपनियों वाले ने जो जार फाइल बनाई है, यानी JDBC API को जो इंप्लीमेंट किया है उसी के अंदर तो है। तो वो जार फाइल हम क्लास पाथ के अंदर देते थे, यहाँ पे कैसे देंगे? प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, बिल्ड पाथ पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको लाइब्रेरीज पे आ जानी है, क्लास पाथ पे आना है एंड ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करना है। इस वीडियो को आप रिवाइज कर लेना अगर दिक्कत होगी तो, और आपको अपने उस जार फाइल को देनी है, बस ऐसा समझो, जार फाइल को देनी है। एक काम करो, इसको मैक्सिमाइज करो, चीजों को देखो, समझो जरा। MySQL कनेक्टर जार फाइल यही होनी चाहिए इसके अंदर, और यही होनी चाहिए। हाँ, अब ये जार फाइल दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ जार फाइल, इसको सेलेक्ट करो, ओपन करो, बस एंड अप्लाई करो, एंड अप्लाई एंड क्लोज कर लो। एंड फिर से चलो एक काम करो, इसके अंदर क्या हुआ ये देख लो। क्या किया था आपने, आपकी क्वेरी क्या थी, सेलेक्ट किया था ना आपने आईडी ईमेल, कहां से, स्टूडेंट से, जिसकी आईडी 1 थी। तो आईडी 1 किसकी थी, विष्णु की रही होगी। हाँ भाई, आईडी 1 किसकी थी, विष्णु की थी। दो चीजें चाहिए थी, दो ही कॉलम चाहिए था, आईडी चाहिए था, ईमेल चाहिए था, तो आएगा 1 और विष्णु@gmail.com, एज यही तो आना चाहिए। एक काम करो, प्रोजेक्ट को फिर से चलाओ, राइट क्लिक करो एंड क्या करो आप, रन एज करो जावा एप्लीकेशन, एंड वो इस बार शायद आपको देखने को मिल गया होगा। हाँ मिल गया, क्या, विष्णु@gmail.com दिख रहा है क्या आपको? बड़ा ही सिंपल है। अब आप कोई भी CRUD का ऑपरेशन लिखो, बड़ा सिंपल है यार, चाहे आप क्रिएट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कुछ भी करो, कंट्रोल सी करो, ChatGPT के आसपास आओ, आप चेंज कर लो यार। CRUD ऑपरेशन कुछ खास करना ही नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने किया ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या सेलेक्ट जो भी आपको कॉलम नेम चाहिए था, फ्रॉम कहाँ से करना था, आप अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, सारी कुछ चीजें कर सकते हो। ChatGPT के थोड़ा सा हेल्प लेना, कोड को चेंज करना। अब हमें क्या बोलना है, बड़ा सिंपल सी बात बोलनी है। हमें क्या बोलना है, देखो जरा, ओके, क्रिएट JDBC, क्रिएट JDBC एप्लीकेशन यूजिंग VS कोड। VS कोड में कैसे करोगे भाई, सिंपल है, कोड लिखने के लिए है, लेकिन वहां पे जो क्लास पाथ लोकेशन में आप सेव कर रहे हो, बस वही चीज, तरीका चेंज है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो क्या करना है, इंस्टॉल करना है VS कोड को। आपने इंस्टॉल किया होगा मुझे उम्मीद है, MySQL को, हाँ ठीक है किया होगा। ये आपको MySQL के अंदर डेटा को रखना था, हमने ऑलरेडी किया हुआ है।
क्रिएट प्रोजेक्ट इन वीएस कोड, ठीक है, हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर एक फोल्डर बना लो, ठीक है, उसका नाम लिख लो कुछ भी, ओपन अ फोल्डर इन वीएस कोड, ठीक है, वीएस कोड के अंदर अपने फोल्डर को ओपन कर लो जिसको आपने बनाया, एट JDBC ड्राइवर। आप कैसे करोगे ये इंपॉर्टेंट है, क्रिएट अ फोल्डर लिव, आपको अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर एक लिव करके एक फोल्डर बना लो, सब फोल्डर बना लो, उसी के अंदर आप क्या करो, डॉट जार फाइल को रख लो। बड़ा सिंपल सा तरीका बताया है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लिखते हैं, अभी लिखते हैं, ठीक है, अभी लिखते हैं। एक काम करते हैं, फोल्डर पे आते हैं अपने, सिंपल से डेस्कटॉप पे आते हैं, और एक काम करते हैं, सिंपल सा कोई फोल्डर बनाते हैं, कोई फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम क्या रख लेते हैं, JDBC प्रोजेक्ट, सॉरी प्रोजेक्ट, एंड ये 3 वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, इंटर करते हैं। और इसके अंदर क्या करेंगे गाइस, एक लिव वाला फोल्डर बना लेंगे। एक काम करो ना, छोड़ो इसको, हम VS कोड यूज करते हैं, VS कोड हमारे पास था तो कहाँ खो गया भाई VS कोड, हाँ ये रहा VS कोड। तो VS कोड को यूज करेंगे, बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटजी है गाइस, कभी भी रटने की जरूरत नहीं है। ये तो नॉर्मल काम था इसलिए आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, कुछ अगर स्ट्रॉन्ग वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम होगा तो आप स्टैक ओवरफ्लो यूज कर लेना, बड़ी अच्छे से हेल्प की जाती है डेवलपर्स के द्वारा ही। मुझे उम्मीद है आप भी करोगे जब करने लायक हो जाओगे, ठीक है। हम ओपन कर लेते हैं अपने फोल्डर को जिसको हमने बनाया है, हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, एंड डेस्कटॉप पे चलते हैं तो हमको मिलेगा JDBC प्रोजेक्ट 3, कहीं अभी हमने बनाया था, देखो कहाँ, ये रहा, सेलेक्ट करो, गुड, बहुत अच्छी बात है, हो गया सेलेक्ट, वाह बहुत अच्छी बात है, सेलेक्ट हो गया। इसके अंदर हमें क्या करना था, पहले तो एक फोल्डर बनाना था, ये क्या है, फाइल नहीं, हमें एक फोल्डर बनाना था, क्या, लिब बनाना था ना, लाइब्रेरी को, लिब लिब हमें लिब बनाना था। और इस लिब के अंदर क्या करना था, हमारी जार फाइल को पेस्ट करना था। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो देखो जरा, पढ़ लो, वही करना था, फिर भी मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ कि यूज करते टाइम कैसे यूज करना है। सबसे पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, हाँ ठीक है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन VS कोड। क्या करना है, स्टेप 1 क्या है, क्रिएट करना है फोल्डर को, आपने क्रिएट कर लिया, JDBC ऐप है, हमने JDBC प्रोजेक्ट 3 की, इट्स ओके, उसको ओपन कर लेना, हमने ओपन कर लिया। अब क्या करना है, ऐड JDBC ड्राइवर, मतलब वो जो आपकी कनेक्टर जार फाइल थी, है ना, जो आपकी इंप्लीमेंटेड जार फाइल थी, उसी को क्या करना था, पहले एक लिब फोल्डर बनाना है, उसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो चलो एक काम करो, आपका फोल्डर खोलो जरा, कहाँ पे आपकी जार फाइल है, एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते चलते हैं। डाउनलोड में थी जार फाइल, आई होप सो, हाँ होना तो वहीं चाहिए था, ठीक है गुड, यहाँ पे होनी चाहिए, आ जाओ अंदर, इसके अंदर होगी, एंड गो इनसाइड, फाइंड आउट दिस जार फाइल, MySQL connector -jar। Now just copy this file and go inside the VS Code and paste inside of this, uh, like let's do it, paste, is it working or not, yeah, it's asking me, can I paste, yeah, we permit it. So inside the lib we pasted the jar file, okay. So step number 3 also we have completed, step number 3 we have completed. Now we just need to create a step number 5, okay. So in the step number 5 we just need to create an Java application, means .java file. Inside of this .java file we need to write the code, okay. So the code that we have already, we are going to first create a .java file inside of VS Code, but make sure this .java file should be placed inside that project directly, not inside the lib, okay. So click anywhere inside of this project and click new file and paste .java. Now press enter, and inside of this just you need to copy all the rest of code Java, and you just need to paste all the code. That's good, we have put all the code, Control S, and what's the next step? Now the class path location means the required jar file where it is placed, the required jar file where it is placed, how you will say, how you will convince to your VS Code code runner to find out the class path, just because you are using the VS Code to execute your code, JDBC code. So in VS Code we generally use code runner, not the terminal to compile manually and to execute .class file manually. We use simply code runner by pressing click.
So you need to configure the class path for executing the code runner. And how you will do, let's see and watch. What's the next step? We had done this 6 number step. Okay, that's good. Let's move next. Configure class path. Important, it's very important. Create okay, where you need to create, you just watch it very carefully. Configure class path. How you can configure? Create a .vs code file, and inside of this setting.json. So where you need to create .vs code? Inside of your project. Inside of your project you just need to create. Inside of project, inside of this your project, you need to create a folder. Okay, folder. What's name? .vs code. Inside of this .vs code folder, you need to create a file. Which file? Naming convention is very important, guys, in this sector. Inside of .vs code folder, you need to place, you need to write a JSON file, .json file, which will be related to settings.json. And here is the naming convention is very much important. Okay, you cannot change the name. So Control C here and go inside of this, and inside the .vs code you need to create a file like setting.json. Okay, that's good. And inside of this setting.json you need to put the value, you need to put the directory where the .jar file is placed. Okay, and how many directory you want to put inside the class path, you need to provide their directories, you need to provide their location inside of the setting.json file. How you can do it? It's a JSON file. So here all the data should be present in just like a object type. Okay, yeah, that's good. Inside of this you need to put this type of object. Okay, so curly braces open close, it's an object. Inside of this is a variables, and inside of this you are going to put the array. Okay, so now let's come here and Control V. So inside of this lib, so lib folder, inside of lib folder, how many .jar file is available can be considered as a class path location. Here you use star, means inside of lib folder how many .jar file is present, all this jar file will be considered, just because in the last .jar is used. And inside of this double asterisk means no matter how many file is present inside of this, all the file will be considered as a class path location. Okay, now you just need to create save. Okay, you just need to save the file. And what's next step? All the thing you had done. Option A, VS Code code runner. You can simply use VS Code runner to implement the thing, and manually you can do this thing. javac-cp, you can do it manually. Just already we have talked, while using the notepad to create a JDBC application, we have used this thing manually. javac-cp, we have provide the class path manually. Okay, and inside of this all the thing we have done. Okay, so let's go through for once our code. And what's our query? Select ID email from student where id is equal to 1. All the thing we have done. Now let me press code runner and let's watch what's happening. Just wait. cd Vishnu start javac. Okay, that's good. All the thing has been done. We just put code runner. Okay, and all the thing has been done. Why? Just because we have already provided the required .jar file inside the class path, and we had done it configuration file like inside of .vs code we put a setting.json. If we are not using this, okay, then our code runner will not be work. अगर हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर .vs कोड के अंदर setting.json के अंदर जाकर के ये नहीं बताया कि भाई क्या करना है, एक हमने ऑब्जेक्ट दिया, उसके अंदर एक वेरिएबल दिया java.project.reference library,
तो रेफरेंस लाइब्रेरी जो भी आपको यूज करनी है वो सारी की सारी कहाँ मिलेंगी, हमने एक एरे दिया, हमने बोला लिब के अंदर जाना, अभी हम है कहाँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वहां से कहाँ लिब के अंदर जाना, उसके अंदर जाना, और डबल स्टिक का मतलब चाहे जो फोल्डर मिले चाहे जो फाइल मिले, अगर लास्ट में डॉट जावा एक्सटेंशन है तो उन सबको तुम रेफरेंस लाइब्रेरी की तरह यूज कर सकते हो गाइस। इसी के अंदर हमारी ये डॉट जावा फाइल, डॉट जार फाइल है किसकी, माइस्क्ल कनेक्टर हाइफन जे 9.6.0, तो इसको आपने यूज कर लिया क्लास पाथ के अंदर। अगर आप इसको नहीं करते हो, ये नहीं लिखते हो, तो आप कोड रनर की हेल्प से कोड को रन नहीं कर पाओगे, और नहीं लिखते हो, कोड रनर से हेल्प नहीं करना चाहते हो, तो आप कंपाइलर से यहाँ से आप टर्मिनल से कर सकते हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनल से मैन्युअली हमें करना होता था ना, हम कर सकते थे टर्मिनल से। यहाँ पे आओ और वही चीज जो उसने दिया कंपाइलर से बोला ना ये चीज करने के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। कहाँ हमारा VS कोड है, ये रहा, कंट्रोल V करो, ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ पे थे आप, क्या आपने लिखा जावा सी वगैरह, ठीक है जावा सी लिखा, उसके बाद ये जार फाइल, ठीक है, कुछ तो एरर है, ठीक है, क्लास, हाँ क्लास नॉट फाउंड, ठीक है, ये नहीं मिल रहा, लिब के अंदर माइस्क्ल था, जार फाइल था, कुछ तो हमसे गलती हुई है, क्या हुई है देखते हैं। एक्चुअली ये मैक्सिमाइज भी यहाँ से ऐसे नहीं होता है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें करती है देखने में, ठीक है। हमने क्या लिखा, जावा सी हाइफन सीपी, क्लास पाथ में हमने दिया ये चीजें ले लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, J-80 है, और हमारे जार फाइल के अंदर कौन सा है देखो जरा एक बार मैच करो, हाँ J-9.6.0, और यहाँ पे 80 पड़ा हुआ है, तो कहाँ से होगा, कहाँ से होगा भाई, आप खुद ही देख लो। खुद ही देखने का मतलब ये है कि जो जार फाइल है जो आपने यहाँ मेंशन किया है, ये कौन सा है, माइस्क्ल कनेक्टर हाइफन जे 9.6.0, आपने यहाँ क्या दिया, कौन सा दिया, J.8.0, तो ये ठीक है, चैट जीपीटी से हमने ले लिया, कमांड स्पेस ऐसा कर रहा है, अगर आप यहाँ से करोगे तो सही रहेंगी चीजें, ठीक है। आप एक काम करो, यहीं पे आ जाओ और F2 करो जरा, F2 करो, कंट्रोल C करो, और आके इसको सही कर लो, कमांड को सही कर लो, कर लो, सही कर लो। गाइस जो भी चीजें मैंने बताया वो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। एक काम करते हैं, कोड को हम 1 बाय 1 यहाँ से लेके आते हैं और रन करते हैं, एक एक चीज़ों को करते हैं, कंट्रोल C करो, कंट्रोल C हो गया, आ जाओ यहाँ पे कंट्रोल V लिखो, ठीक है, थोड़ा सा लैग हो रहा है, हमारा सिस्टम थोड़ा सा लैग हो रहा है, ओके। हमने लिखते ही क्या हुआ, सारे का सारा चीज़ें इसने एग्जीक्यूट कर दिया, नहीं हमें एग्जीक्यूट नहीं करना, हमें नोट पैड भी लेना पड़ेगा, फिर नोट पैड ले लेते हैं, कोई नहीं, हम कंपाइल करते हैं, कमांड को लिख लेते हैं, ठीक है। गैस सारी चीज़ें जो डिस्कस करनी थी वो चीज़ें हो गई हैं, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। एक काम करो जरा, यहाँ पे लिख लो इसको पहले, कंट्रोल V करो, अब यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा किसको, इसको, F2 करो, कंट्रोल C करो, आ जाओ अपने नोटपैड पे, और इसको आप चेंज कर लो भाई, इसको आप चेंज कर लो, कंट्रोल V कर लो, ठीक है, अभी सही है कोड ये। एंड आओ ये वाली जो कोड थी दूसरी वाली, इसको भी रख लो, कहाँ गया ये, इसको भी कॉपी पेस्ट मारो, कंट्रोल C करो, एंड यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल V करो, ठीक है। इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, माइस्क्ल कनेक्टर हाइफन जी, कंट्रोल C करो, एंड इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ये फोल्डर का नाम नहीं चाहिए हमें, तो जार फाइल भी चाहिए ना, जार फाइल चाहिए थी, कंट्रोल V करो, और एक बार देखो जरा, ये जार फाइल का नाम क्या था, एग्जैक्टली सेम था क्या, माइस्क्ल कनेक्टर हाइफन जी डॉट जार फाइल। एक काम करो, यहाँ से F2 करो और यहीं से कॉपी करो, और उसको पेस्ट करके हम डॉट जार फाइल लगा लेंगे, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, नहीं तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है। नहीं है दिक्कत, जार फाइल लगाओ, नहीं है दिक्कत, डॉट जार फाइल लगाओ, और ध्यान देना ये मेन डॉट ऐप नहीं है, मेन डॉट जावा नहीं है, आपने अपने फोल्डर का नाम कुछ चेंज किया था जावा वाले का, क्या था, माई JDBC ऐप था, ये था ना, तो इसको भी तो हमें चेंज करना पड़ेगा, कंट्रोल C करो, कंट्रोल C हुआ, एंड आओ यहाँ पे, एंड कंट्रोल V करो, एंड अगेन कंट्रोल V करो, एक एक लाइन को आप एग्जीक्यूट करो, कंट्रोल C करो, आ जाओ VS कोड में, कहाँ पे हो, जहाँ भी हो आप आ जाओ भाई, ठीक है, कंपाइल करो, ठीक है, कंपाइल किया, आपने क्या बोला, ये मेन लिब है, क्लास मेन डॉट, दो बार हुआ है क्या ये, ठीक है, कॉपी पेस्ट में यही चीज़ें होती हैं, मेन डॉट जावा सी, नहीं भाई इतना नहीं हमने करना था, जावा सी हाइफन CP ये हो गया,
ठीक है, चलो एंटर करो। कॉपी पेस्ट में चीज़ें थोड़ी बहुत दिक्कतें करती हैं, पिछली बार हमने जब किया था कॉपी कुछ और कॉपी हुआ था। तो हमारा कंपाइल हो गया, अब हम इसको फिर से रन करने जा रहे हैं। रन करो जरा, आ जाओ कोड को। आपने रन किया? हाँ किया। एंड अब आपका थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लगने दो। देखो चल गया क्या कोड? हाँ बिल्कुल चल गया। अगर आप गाइस ध्यान से सुनना, अगर आप यहाँ से डॉट वी एस कोड फाइल को ही हटा दो, फोल्डर को ही हटा दो, तो बेसिकली अब इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपने कोड रनर को क्लास पाथ कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो डॉट जार फाइल है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। कैसे? यहाँ पे जैसे हमने दिया ना, कैसे दिया? जावा सी एफ एन सी पी क्लास पाथ में हमने दिया लिब के अंदर, क्योंकि लिब के अंदर हमने रखा हुआ था ना, इसलिए हमने ये दे दिया। अगर जहां भी कहीं रहे फर्क नहीं पड़ता, उसका लोकेशन आप यहाँ पे दे दो। अगर सी के अंदर है तो सी के अंदर से लेके आओ, उसका पूरा लोकेशन दे दो। मतलब ये है कि अगर आप यहीं से देना चाह रहे हो तो एक काम करो, यहीं से उसकी पूरी फाइल का नाम ले लो, डायरेक्टरी ले लो। लेने के बाद डॉट जार फाइल जो है इसको ले लो, आप यहीं पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिब भी नहीं बनाना पड़ेगा, लाइब्रेरी भी नहीं बनाना पड़ेगा। बट ये कन्वेंस वाइज सही नहीं होता है। गाइस मुझे लगता है कि आज के वीडियो में मैंने सारा कुछ डिस्कस किया। किस तरीके से आप यूज करोगे किसको? चैट जीपीटी को। किस तरीके से और चीजों को आप यूज करोगे, ये सारा कुछ आप देख सकते हो, बना सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, जेडीबीसी में जितने भी क्रेड ऑपरेशन थे इन सारी चीजों को आपको करना है। एंड आज के बाद क्लासेस देखते हैं कब हो पाती है। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो आप बेझिझक चैट जीपीटी के पास जाओ। अगर दिक्कत हो, बहुत ज्यादा दिक्कत हो, कयूम सर है, मैं हूँ, आप हम दोनों में से किसी को कनेक्ट करो। अगर उनको करते हो, अगर वो बिजी होते तो आप हमको कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं फ्री हुआ तो जरूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, बैठना नहीं है, कोई बहाना नहीं चाहिए। बाकी लाइफ आपकी है, मर्जी आपकी है। गाइस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।